नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भ्रष्टाचार जिसका नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल तो जहन में आता है कि क्या कभी ये हमारे देश से जाएगा या कभी हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिपोर्ट के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में एक नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 76वें और पाकिस्तान 133वें नंबर पर है। वहीं डेनमार्क एक यानी सबसे कम भ्रष्टाचार पर है, जबकि सोमालिया 180 पर ही है, यानी सबसे ज्यादा करप्शन यही है। 2023 की रिपोर्ट में भारत की यदि हम बात कर लें तो भारत का स्कोर 39 निर्धारित किया गया है। 2022 में यह स्कोर 40 था। सिर्फ एक नंबर के कम होने से भारत आज 8 पायदान खिसक गया। 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए की सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। 2006-2007 में करप्शन के मामले में जरूर रैंकिंग सुधरी। उस दौरान भारत 70वें और 72वें स्थान पर था। यूपीए शासन के अंतिम समय में यानी 2013 में भारत 94वें स्थान पर लुढ़क गया। वहीं एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2015 में रही। तब भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंचा था। एशिया के देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति को भी थोड़ा सा समझ लिया जाए तो एशिया के देशों में पिछले 5 सालों में सीपीआई स्कोर 45 के आसपास बना हुआ है। बहुत कम देशों में ही भ्रष्टाचार में कमी आई है। एशिया के अधिकतर देशों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ा है। भारत समेत एशिया के 71 देशों का स्कोर यहां के औसत स्कोर 45 से नीचे है। रिपोर्ट में देखिए दावा किया गया है कि इन देशों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को गंभीरता से लिया ही नहीं है। साथ ही इन देशों में स्वतंत्र प्रेस पर भी हमले हुए। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति पिछले साल के मुकाबले और खराब हो गई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में कुल 180 देशों में भारत 93वें रैंक पर पहुंचा। 2022 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 थी, जो इस साल बढ़कर 93 हुई है। अब इस लिहाज से भारत जो है वो 8 स्थान नीचे तो गिर गया। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार पर प्रहार, कोशिशें बेकार। बात यदि भ्रष्टाचार की चल रही है तो यह भी देखना होगा कि कार्रवाई भी लगातार मौके मौके से की जाती रही है। बावजूद इसके यदि भारत आज भ्रष्टाचार में 39वें पायदान पर आ गया है तो सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ नकेल कसने की बात होती है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ रहा है। भारत के मामले में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 39 के स्कोर में उतार चढ़ाव इतना छोटा है कि किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हालांकि चुनावों से पहले भारत में नागरिकों के लिए स्थान सिकुड़ता देखा जा रहा है, जिसमें एक विधेयक का पारित होना भी शामिल है जो मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कहा गया है कि एक और वर्ष ऐसा होगा जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं होगी। देश की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो हर जगह छापों की बौछार तो है, आरोप भ्रष्टाचार के हैं, कार्रवाई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन जो कोशिश है वो बेकार साबित हो रही है। ऐसे में सवाल फिर वही है कि कैसे होंगे भ्रष्टाचार से मुक्त, होंगे भी या नहीं। और देखिए एक बात और यहां पर हमें बहुत ध्यान रखनी होगी। वर्तमान सरकार की बात करें, पीएम मोदी का वो चेहरा जिन्होंने एक मंत्र दे दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बावजूद आज तस्वीरें देखिए, आज हमारी स्थिति को देखिए तो निश्चित तौर पर सवाल गंभीर है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। भ्रष्टाचार पर प्रहार, कोशिशें बेकार, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने कहा क्या था। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। तो भ्रष्टाचार पर प्रहार है, कोशिशें बेकार हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं कि दिख तो बहुत कुछ रहा है, समझदारी की बात होती है, दिखाया कुछ और जाता है, परसेप्शन एक बन जाता है, लेकिन जो दिख रहा है
उसको देख के लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, पर हो तो कुछ भी नहीं रहा। जो आंकड़े हैं वो सब कुछ बयां कर देते हैं, और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो उस पर चर्चा होना भी लाजमी हो जाती है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या हमारे देश से ये भ्रष्टाचार जैसा जो शब्द है कभी जाएगा, नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, हम कैसे, कब भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा, और जितने दावों की बात की गई, जिन कोशिशों की बात की गई है, आखिरकार वो बेकार साबित क्यों हो रही हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे करना चाहूंगी। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। अजय जी यहीं से शुरू कर देते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा लगा था सुन के, और उम्मीदें भी बहुत जागी होंगी। मैं बहुत नेगेटिव बात नहीं लूंगी, उसको प्लीज उसको नेगेटिव लीजिएगा भी मत, लेकिन जो आंकड़े हैं, जहां आज भारत की स्थिति है, जिस भ्रष्टाचार को लेकर हाहाकार मचा रहता है, हमेशा आरोप प्रत्यारोप, छापों की बौछार, नोटों की गड्डियां, क्या हमारा भारत इससे मुक्त होगा? हमने यूपीए देख लिया, हम एनडीए भी देख रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। राखी जी, ये तो निश्चित है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी है। पिछले जो आजादी के बाद से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इस कारण वो भारत के एक तरह से करप्शन को आप ये मान सकते हैं कि भारत के जन जन के जो खास तौर से जो राजनीतिक पार्टियां थी, कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियों की ये विल पावर नहीं थी कि हम करप्शन को किस तरह से खत्म करेंगे, बल्कि राजनीतिक पार्टियों ने उसको बढ़ाने का काम किया। और जो लोग शासन और सत्ता में रहे, उन लोगों ने कभी इस पे अंकुश लगाने के बजाय उसको बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में आज ये जो एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट का आधार जो भी रहा हो, लेकिन पिछले 10 सालों में आप ये आम धारणा बन चुकी है और आम लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं कि आज की जो सरकार है उसने भ्रष्टाचार पे अंकुश तो लगा दिया है। अब चीजें बहुत गहरी हैं, इनका इलाज भी बहुत गहरा होगा, तो उसमें समय लगेगा। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, भारत सरकार इस पे काम कर रही है और निश्चित ही इससे इस देश को छुटकारा मिलेगा भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार धीरे धीरे आप देखिएगा कि समाप्ति की तरफ जाएगा आने वाले समय में। जिस तरह की आज कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के चलते लोगों के अंदर ये डर तो बैठ गया है कि हजारों हजार करोड़ रुपया जो लोग आज तक अपने घरों में दबा करके बैठे थे, वो सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अजय जी अब यहाँ पर एक बात देखिए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मुझे ये पॉजिटिव सोच सुन के आपकी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का हो जाता है कि 10 साल तो मिले, 10 साल में कितना ग्राफ हमने गिरा दिया इस चीज का, या हम नहीं बढ़े हैं? हमारी 23 की रिपोर्ट में तो हम वहीं के वहीं आ गए, फिर से कितना बदलाव हम कर पाए? मोदी जी ने कहा बहुत सारी बातें हुई हैं इसके पीछे, काले धन की बात हुई, छापों की बात हो रही है। विपक्ष साफ तौर पर खुलकर कई बार भ्रष्टाचार पे ये कह चुका है कि आप यदि किसी को दबा रहे हैं या छापे पड़वा रहे हैं और वो व्यक्ति यदि आपके पास आ जाए तो वो बिल्कुल एकदम धुल के पाक साफ हो जाता है। ये विपक्ष खुद बोलता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। तो कैसे हम एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कैसे हम उन लोगों को जेल में डाल पाएंगे? आज एक छोटा सा एग्जाम्पल अजय जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रेजेंट का ही दे दूं, जो लगातार बड़े जोर शोर से सामने आ रहा है कि नीतीश जी ने जो कुछ भी किया, आपने बड़ी दबाव बनाया, सारी चीजें करी, परेशान हो गए थे इसलिए आ गए। अब इसके पीछे कुछ भी हो, बात तो वही हो रही है। वहां जाते हैं, इधर लालू यादव क्या छापे पड़ रहे हैं ईडी के, तो आप देखिए ना चीजों को। ये है, कहते हैं कि जो दिग्गज नेता हैं वो कभी कुछ कर ही नहीं पाए, और ऐसी राजनीति के चलते कभी भ्रष्टाचार मुक्त कभी नहीं हो पाएगा भारत। निश्चित भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत। धीरे धीरे भारत की सरकार उस तरफ बढ़ रही है। और जहां तक आपने नीतीश कुमार जी की बात की,
नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप जिसके ऊपर है, भ्रष्टाचार का आरोप जिसके ऊपर है वो तो आज उनको सजा हुई है और सजा होने के बाद वो जेल में बैठे तो जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं पहले वो उन्हीं के थे ना सर, पहले उन्हीं के तो थे, तो दबाना तो था ही। खैर ठीक है, वो हमारा विषय का टॉपिक नहीं है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसको हम गोल गोल करके इधर साइड नहीं कर सकते। मामला तो गंभीर है। आप तो मुझे अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, पीएम मोदी ने कहा, आपने भी सुना, फिर से सुनवा दूंगी मैं एक बार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो हमारे आंकड़ों में क्यों इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल रही है? क्यों आज हम गर्व से नहीं कह सकते कि हमने इतना भ्रष्टाचार हटा दिया? राखी जी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो कारण ये है कि इतनी सारी जो कार्रवाई हो रही है, इतनी सारी जो चीजें हो रही है, इतनी सारी जो कार्रवाई हो रही है, इसी के चलते ये सब चीजें, भ्रष्टाचार निकल करके बाहर आ रहा है और ये सारी की सारी चीजें दिख रही है। नहीं तो आप ये सोचिए कि 10 साल तक तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार ही चली, ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। आज की जो सरकार है उसने ये पहले दिन से ये बोल रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वायदा आपने सुनाया, मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा। आप ये समझिए कि एक समय था नोटबंदी के पहले कि एक अलग से एक सिस्टम चल रहा था कि 30%, 35%, 30% तो इकोनॉमी हवाला के माध्यम से थी। आज हवाला की स्थिति देखिए कैसे कमर टूट गई है। पाकिस्तान से नकली नोट आते थे, पाकिस्तान सबसे ज्यादा हवाला तो पाकिस्तान। अजय जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, पर सॉरी, मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बहुत समय दिया पर मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। खैर ठीक है, आपकी राय हो सकती, आपकी राय हो सकती है, और मेहमान है वो भी अपनी राय रखें, राजनीतिक विश्लेषक है उनकी भी राय आएगी। राखी जी 30 सेकंड का समय लूंगा प्लीज, जल्दी से। पाकिस्तान की आज ऐसी स्थिति क्यों हुई है? हमारे लोगों ने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान नकली नोटों, सर पाकिस्तान की जो भी स्थिति हुई है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, हमारे भारत का भ्रष्टाचार कब जाएगा? मैं तो इस बात पे हूँ, ये भ्रष्टाचार पे ही कार्रवाई है। पाकिस्तान पे जो नोटबंदी की जो कार्रवाई थी उसे, अरे तो वहां पे तो उनको बोझा डाल दिया, भारत में तो वहीं के वहीं हैं। हम भारत पे बात कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, कौन से देश में क्या हो रहा है, मेरे भारत में, आपके भारत में, हमारे भारत में क्या हो रहा है? कुछ एजेंसियां इस तरह की रिपोर्ट दी होंगी, दे रही होंगी, लेकिन एजेंसी खराब हो गई। भारत का जनमानस ये समझ गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई है और भ्रष्टाचार धीरे धीरे समाप्ति की तरफ। ठीक है अजय जी, ठीक है। कार्तिकेय जी, आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। कार्तिकेय जी, अब वो प्लीज, मैं तो उम्मीद करूंगी कि अब हम पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क में क्या क्या गया, मुझे उस पर नहीं जाना, मैंने अपनी रिपोर्ट में ब्रीफ कर दिया था। भारत में भ्रष्टाचार, यूपीए देख लिया, एनडीए देख लिया, देखिए सब पे ये सवाल तो लागू होता है। आज जितने लोग भी इस चर्चा में हैं, जो राजनीतिक दल से हैं, क्यों हम भ्रष्टाचार से हट नहीं पा रहे, क्यों भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हो पा रहा? बीजेपी कह रही है हम कर देंगे, मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन हालात वही हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के 10 साल में हो रहा है, पहले से चीजें चली आ रही। राखी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सही बात बोली कि मैं पाकिस्तान, सोमालिया से नहीं जाऊंगी। मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है, तो मैं अपनी बात कर्तव्य का निर्वहन है वो मैं करूंगा, बचने के लिए पाकिस्तान और सोमालिया को नहीं याद करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बोला था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दरअसल वो भ्रष्टाचार के लिए नहीं था, वो खाने पीने की वस्तुओं के लिए था। तभी इस समय इतनी महंगाई हो रखी है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल है, और सरकार की स्थिति यह है 81 करोड़। तो कई बार मोदी जी ऐसी बातें कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर को पूरा पढ़ते नहीं है, तो बातें आधी अधूरी रह गई। उन्होंने उसी समय चेताया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, वो बेरोजगार कह रहे थे, वो बात कई बार टेलीप्रॉम्प्टर कई बार होता है, हम भी अगर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी गलतियां हर बार हो जाती है, लेकिन हम उनको माफ करते हैं। अब हमें आते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं पिछले 10 सालों में। राखी जी देखिए, इस समय का एक जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तरीका हो रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए। अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है कि मैं, राखी जी, कोई भी, हम एसबीआई जाएंगे और 1000, 10,000, 1 करोड़ तक के हम इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। अच्छा, हम जिस भी पार्टी को देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, वो आप नाम नहीं कि भाई राखी जी ने दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी तो कि कौन दे रहा है, पैसे आ कहां से, वो वाइट कैसे हो रहा है, वो इन पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से हो रहा है। इसी के खिलाफ हम बोल रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट में जब गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये तो बताना चाहिए कितना पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये चुप है, भ्रष्टाचार में बात करते हैं ना, क्या इनको बोलना चाहिए ना कि भाई आपको 5400 करोड़ रुपए का फंड है, 5400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया है। तो भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा साथ देना चाहते हैं, उसके सामने सफाई से आए
और बताएं कि भाई इन लोगों ने हमें फंड दिया है, ये उसके लिए नहीं तैयार है। फिर 10 सालों में एक और देखिए, 2016 में एकदम से तो याद आया है कि भाई नोटबंदी कर देंगे तो कालाधन समाप्त हो जाएगा। ये तो बड़ा मतलब इनको तो बड़ी शाबाशी देनी चाहिए कि हिम्मत भी होगी नोटबंदी का दोबारा नाम लेने की। उसी आरबीआई ने कहा कि जितने पैसे आए थे 99.6% पैसे वापस आ गए, वो कालाधन समाप्त कर रहे थे। 2000 के नोट लेकर के आए थे, बोल रहे थे कालाधन समाप्त करेगा, 2000 की नोटिस समाप्त कर दिए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा जब हो जाता है तो 10 सालों में भारत की स्थिति यही हो जाती है। अब मैं आता हूँ ईडी के आंकड़ों पे। ईडी के आंकड़ों में हुआ कि इन्होंने बताया कि हमें लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ लिया है। इनके ही मंत्री, राज्य मंत्री जो वित्त के हैं पंकज चौधरी, वो कहते हैं कि 5422 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 5422 केसेस हुए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 कन्विक्शन हो रखा है। उसके बावजूद जो विपक्ष के ऊपर जो उन्होंने क्या कहते हैं कार्रवाई हुई, 95% सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रखी है। और ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार, क्योंकि इनको खुद को हमेशा फंसते थे, एजेंसी पे भी सवाल उठ गया इनका, और कह रहे कि एजेंसी सही आंकड़ा भी दे रही है। अरे भैया किसी पे तो विश्वास कर लो ना, नोटबंदी के ऊपर बोल पाएंगे ना भ्रष्टाचार के ऊपर बोल पाते हैं। फिर आएगी, आप पिछले सालों से इतना हो रहा था, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जो 2011 में जेल गया थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए। यह भारतीय जनता पार्टी का सीएम ईश्वरप्पा इनका पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर था। इन्हीं का एक कार्यकर्ता आत्महत्या करता है कि मुझसे 40% कमीशन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी फोन मिलाते। ये है इनका भ्रष्टाचार रोकने का तरीका। बसन गौड़ा पाटिल, इन्हीं का विधायक कर्नाटका का, वो कहता है कि 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था येदियुरप्पा सरकार, लेकिन सारे चुप, सारी ईडी चुप, सारी सरकार चुप, सारा तंत्र चुप। तो करप्शन ऐसे नहीं रुकेगा। अगर कोई चीज है, कहीं से पैसा आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको मनी ट्रेल करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि जब चुनाव आए तब आप ईडी को काम पे लगा दो, ईडी काम करने लगे, ईडी की शक्तियां बढ़ा दो, ईडी के जो डायरेक्टर उनको मन मुताबिक आप कार्यकाल बढ़ा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़ी सफाई के साथ किसका भी कोई भी अगर जी ठीक है कार्तिकेय जी, वापस आऊंगी, लेकिन एक बात देखिएगा, सारी बातों को यदि मैं आपकी मान भी लूं तो हम ये भी देखें कि क्या हमने यूपीए के शासनकाल में कभी भ्रष्टाचार नहीं देखा? क्या हम उसको कैसे खत्म कर दें आज के? ठीक है, आपने बोला कि ईडी काम करती है इलेक्शन के टाइम पे, क्या ईडी के भरोसे ही रहेंगे? ये बात सच है, हम हमेशा क्यों ऐसी चीजें नहीं करें? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन नेताओं की बात होती है, जिस राजनीति की बात होती है, हम करें ही ना। भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? और ऐसा भी मत करिए कि आप लोगों को बेच खा रहे हैं। भाई आप देश की इकोनॉमी को कहां पहुंचा रहे हैं? आज हमें यदि ये डिस्कशन करना पड़ रहा है हमारे भारत के लिए, तो क्या ये बहुत अच्छा है? एक तरफ तो हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत बढ़ने की बात करते हैं, बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं। आज भारत बड़ी ताकत में भ्रष्टाचार के नाम पे बिल्कुल पलीता लग गया, जीरो पे आ जाते हैं हम। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय सबके लिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस चर्चा को ले जाएं। खैर ठीक है, वापस आऊंगी। विवेक जी, यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ आप यूपी से जुड़े हैं, अब मैं तो क्योंकि पूरे देश की बात कर रही हूँ, भ्रष्टाचार से तो कहीं कोई अछूता नहीं रहा। आप यूपी को ले लीजिए, पूरे देश को ले लीजिए, लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आखिरकार कोई एक ऐसा राजनीतिक दल जो इसके लिए लड़ाई लड़ा हो, या ऐसा कोई दल जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहा हो, जिस पर कोई आरोप ना हो, और उसने इस नींव को आगे बढ़ाया हो कि नहीं हम इसके लिए खड़े। पार्टी को बीच में क्यों? राखी जी, बहुत बड़ा सवाल आज आपने खड़ा किया है और ये होना भी चाहिए। मैं चूंकि यूपी से आता हूँ, यूपी में भ्रष्टाचार कैसे विधिक संरक्षण में प्रारूपित किया जा रहा है, मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। अभी हमारे यहाँ बलिया में 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी होती है, जो कि सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत की गई, और उसमें 51,000 रुपए हर दंपत्ति को सरकार की तरफ से मिलता है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना दुल्हनों को माला पहना दी गई, और उसमें अधिकतर कईयों की शादी पहले हो चुकी थी, और उसमें जो फोटो खिंचवाने वाले थे कई भाई बहन थे जिनको तैयार करके खड़ा कर दिया। तो जब सरकारी प्रारूप में इस तरह के भ्रष्टाचार कारित किए जा रहे हैं, योगी सरकार है, संत की सरकार है, जहां पे विवाह को महत्वहीन बना दिया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई के लिए तो पहले ही कह चुकी है न्यायपालिका। आपको याद होगा पिंजरे में तोते वाली वो जो मुहावरे का अर्थ जो लोकोक्ति में आया है प्रचलन में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये देखता हूं कि कैसे सुबह दिखने वाला चेहरा शाम को अपने को खुद को पहचानने से इनकार कर देता है। भाई आईने में आज ये सब नेता देखते होंगे अपने चेहरे को, तो मुझे लगता है कि इनको लज्जा भी नहीं आती होगी कि किस तरह से 4 दिन पहले जब पानी पी के जिसको कोस रहे थे, 4 दिन बाद उसको मुकुट पहना के चरण वंदन करना पड़ता है। इन लोगों की मजबूरी तो वो है कि अगर ये आवाज उठा दे तो इनका राजनीतिक भविष्य समाप्त कर दिया जाएगा। वास्तव में बीजेपी में दबे कुचले दासों की एक फौज है, मुझे लगता है, जो एक दास्ता है वहां पे, कि जो ऊपर के नेतृत्व वाले कर रहे हैं केवल राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अगर आप उसके साथ सहमत नहीं है तो आप समाप्त कर दिए जाएंगे।
और इसके कई प्रमाण है। और आज जो देश में हो रहा है, सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से सामंतवादी और फासीवादी मानसिकता से भाजपा लगातार केवल सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, वो जनहित के मुद्दों से दूर जा रही है, उससे देश का विकास नहीं कर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विकास की पड़ी हुई है। और इसकी आड़ में सबसे बड़ा प्रमाण इसका ये होता है कि नीतीश जी की आलोचना करने वाले 24 घंटे बाद उनके सुर बदल जाते हैं। ये वही स्थिति है जैसे कि मैनिफेस्टो भाजपा चुनाव के पहले लाती है, आपके बाद विषयों के मुद्दों को डकार जाती है। तो वास्तविकता ये है कि ये पूरे देश की व्यवस्था को डकारने वाले लोग हैं। मोदी जी ने सही कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्योंकि उन्होंने इशारा दे दिया कि मैं सब कुछ डकार जाऊंगा, और वो आज वो इसी स्थिति में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। न महंगाई पे बात होगी, न शिक्षा पे बात होगी, न चिकित्सा पे बात होगी, न व्यवस्था पे बात होगी, न संस्था पे बात होगी, न संविधान पे बात होगी, न लोकतांत्रिक मूल्यों पे बात होगी आलोचना, बात होगी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पे। ठीक है विवेक जी, मंदिर कहाँ था, मस्जिद कहाँ था। विवेक जी ठीक है, लेकिन हमें इस चीज को देखना होगा। कहते हैं ना, जिसकी सरकार है, जो देश चला रहा है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सारा का सारा आरोप बीजेपी पे ही पूरा ठीकरा फोड़ दें। मैंने शुरुआत में ही कहा, यूपीए को देख लीजिए, एनडीए को देख लीजिए, स्थितियां जस की तस हैं। हम सिर्फ बीजेपी को ही कोस दें या मोदी जी को ही कोसें बैठ के, क्या ये उचित होगा? ये न्याय नहीं होगा इस चर्चा के साथ या भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात पर। जितने ये दोषी हैं उतनी पहले की सरकारें दोषी हैं। अलग अलग स्टेट्स में बड़े घोटाले हुए हैं, छापे पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। तो एक्सेप्ट करें हम उसे साफ गोई से कि हाँ है। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए, बात केवल मोदी जी को कोसने की नहीं है। मोदी जी को कोसने के लिए समय नहीं है इतना, क्योंकि उनके घर वाले उनको कोसते हैं, ना कोस पाए और कोसते रहे तो हमसे उससे मतलब नहीं। मुद्दा यह है, मोदी जी के कोसने में आलोचना करने में समय व्यर्थ नहीं करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्रवाइयां पहले में होती, कन्विक्शन होते थे, लेकिन आज कार्रवाइयां केवल डराने के लिए होती है कि जब तक आप भाजपा में नहीं आ जाओगे तब तक आपकी फाइलें खुली रहेंगी, और जैसे आप भाजपा ज्वाइन करोगे तो फाइलें रोक दी जाती है। ठीक है, चलिए रमाकांत पटेल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बात सिर्फ आम आदमी की हम ना करें कि आम आदमी पार्टी पर जो आरोप थे या जो भी हुआ, बात आज देश में भ्रष्टाचार की हो रही है, आज भारत के भ्रष्टाचार की बात हो रही है। और कोई भी एक दल, कोई भी एक ऐसी सरकार देखिए जो इससे अछूती रही हो। मुझे लगता है इन चीजों के खात्मे की बात जो आज हो रही है, या बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि हम इसको कर देंगे, क्या उस चीज को आप मानते हैं? या आप अपना एक, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी ने भी फेस करी हैं, बहुत से आरोपों को देखा है, इसके बाद ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज भ्रष्टाचार को लेकर कहां पहुंचेंगे, कभी मुक्त होंगे या नहीं होंगे? देखिए राखी जी, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मनसा हो तो। आज मोदी जी का भाषण भी चल रहा था, मैंने भी सुना, इन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सरासर झूठ बोलते हैं। इनकी मनसा अगर होती तो ईमानदारी से जांच एजेंसियों से काम करवाते। भ्रष्टाचार की जांच में भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं ये। आप बतलाइए कि भ्रष्टाचारी कहां है? जांच किनकी कर रहे हैं? 5000 से ज्यादा जांचें जिन नेताओं की गई, उनके पास से चवन्नी नहीं मिली। जो असली भ्रष्टाचारी हैं, खा खा के मोटे होते जा रहे हैं 150 किलो के, उनके ऊपर तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उनके ऊपर तो कोई जांच नहीं हो रही है। और पहले जिन पे आरोप लगाते हैं, पहले कहते हैं अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला, इसको जेल भेजेंगे, और 4 दिन के बाद माला पहना करके उसको भाजपा में ले आते हैं। तो क्या मान ले, जेल मतलब भाजपा में आ जाओ, सजा मिल गई, यही हो गया क्या? तो भ्रष्टाचार की जांच में भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। पहले हम सुनते थे कि रोड बन गई भाई, उसमें भ्रष्टाचार हो गया, नाली बनी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हुआ है, अस्पताल की मशीनों में भ्रष्टाचार हुआ है। पहले हम इस प्रकार का सुनते थे तो लगता था हाँ हुआ होगा। अब तो भगवान राम जी के मंदिर में चंदा चोरी कर लेते हैं, मंदिरों के निर्माण में भ्रष्टाचार कर लेते हैं। आप बतलाइए कि ऐसी मूर्तियां लगाए जो जरा सी हवा में गिर गई, भगवान की मूर्तियां गिर जाती हैं। ये भ्रष्टाचार का लेवल तो देखिए, आप किस लेवल तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको किसी से डर नहीं है। इनकी मनसा ये है कि लूट लो पूरे देश को लूट लो। आज यही इस रिपोर्ट में आया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में अभी सच्चाई और आनी थी। ये जो हम 93 नंबर पे हैं, मुझे लगता है 180वें स्थान पे होना चाहिए था। इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पर, इतना भ्रष्टाचार। किसानों को फसल बीमा के नाम पे भ्रष्टाचार होता है, युवाओं को रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार होता है। व्यापम जैसे घोटाले ने पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम
डुबोने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं। अभी पिछले साल आपने देखा है कि पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है। तो हर चीज में भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार में बैठे लोग ये सिर्फ इसलिए हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार कर सके, और ये कर रहे हैं। भाजपा वाले बोल रहे थे कि नोटबंदी से हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। अरे भाई बता दो कितना काला धन आया, आज तक नहीं बता पाए कि कितना काला धन आया। इन्होंने कहा कि नकली नोट आते थे पहले। अरे बताओ नोटबंदी किए तो कितने नकली नोट मिले, कितने नकली नोट मिले, बरामद कितने हुए, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल, बता तो दो। कुछ भी नहीं हुआ है। ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को बदनाम करती है। आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए हमने भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लोग बदनाम करते हैं। उनको गुंडागर्दी के दम पे, ईडी के दुरुपयोग से, पीएमएलए कानून के दुरुपयोग से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज करके ये दिखाते हैं कि जैसे सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है, आम आदमी पार्टी भी हमारे जैसी है। लेकिन लोग समझते हैं कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार सहने वाली पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी है। ये अंतर है और देश की जनता देख भी रही है, समय आने पे जवाब भी देगी। भूपेन जी, सबसे पहले आप ही के पास यहां से आ रही हूं, दोनों पे बात करनी है। यहां पे झारखंड की जो राजनीति अब दिखती है और निश्चित तौर पर जो इस पूरे घटनाक्रम में हुआ, बहुत कम शब्दों में अपने सवाल को लूंगी क्योंकि समय लगातार बड़ी स्पीड से चल रहा है, और भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो बात कर रहे थे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, राजनीति क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा है। अगर हम पुरानी राजनीति में जाएं तो 20 सूत्री कार्यक्रम जब इंदिरा गांधी चलाती थी, और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस समय जब मैंडेट आया 2/3 राजीव गांधी के बाद, और जब उनके बीपी सिंह जब उनसे अलग होकर बोफोर्स वाला कांड आया, तो मुझे याद है अच्छी तरह से बोफोर्स का एक बिल्कुल भ्रष्टाचार का एक मोटो चला था, और 89 में उस नए प्रयोग से जनता दल और संयुक्त मोर्चा बन के सरकार में आए। तो जनता इसके प्रति अवेयरनेस है। अब रही ये जो इंडेक्स अभी है, जो पारदर्शिता वैश्विक रूप से इंडेक्स आया है, अगर हम इससे पहले की भी बात देखें राजनीति में, तो बीजेपी अगर आज सत्ता में आई है तो उसका एक मुख्य कारण भ्रष्टाचार ही है। उन्होंने लगातार पिटीशन लगाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी जो आप जिसकी बात कर रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद उस समय पीवी नरसिंह राव के 92 वाली जो सरकार में थे, उस समय वो उनको रिश्वत लेते हुए उस कांड में वो अपराधी साबित हुए थे, उनको सजा हुई थी। उसमें बाद में पीवी नरसिंह राव भी उसमें मामले में आए थे। तो भ्रष्टाचार का जो आज जो मामला वहाँ से आ रहा है, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस समय भी सांसद 4 सांसद 40 लाख रुपए के उसमें एक्यूज बने थे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको सजा भी दी थी। तो ये जनता का एक बहुत ही मार्मिक ये चीज़ है, और जनता इसके प्रति सोचती है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो इंडेक्स का जो फार्मूला जो अभी आया है, जो वैश्विक रूप से पारदर्शिता जो सूची जारी हुई है, उसमें जो भारत का स्थान जो इस तरह से आया है, लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट, इस भ्रष्टाचार की बात तो हर नेता करते रहे। लेकिन जो अभी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, और निश्चित रूप से वैश्विक रूप से उन्होंने जो छवि बनाई है, प्रश्न यहाँ पे एक ये उठता है कि जब तक कार्रवाई तो वो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक स्तर है कि सरकारी एजेंसियां हैं या सरकारी अधिकारी हैं, उनके प्रति भी उनकी कार्रवाइयाँ लगातार, उनने कानून में अधिकार दिए हैं, ईडी को अधिकार दिए हैं। इससे पहले सीबीआई कही जाती थी, और आपको अगर पुरानी टिप्पणी याद आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो सरकार का तोता हो गया है। तो आज जो ईडी है, बात ये नहीं है कि विपक्ष पे ये छापा खा रहे हैं, लेकिन वो ही पार्टी का व्यक्ति अगर इनके साथ आ जाता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। या फिर अगर आपकी नैतिकता की और भ्रष्टाचार की अगर आप बात करते हैं, तो आपके जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या उनके प्रति कार्रवाई होती है? प्रश्न यहाँ है। तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? मूलतः वैसे ही बना रहेगा, और वही चीज़ बन रही है। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये समझने की है कि सारे लोग, क्योंकि ये बुरी चीज़ है इसलिए इसकी बुराई करना है, बात ये है। लेकिन इसका इलाज क्या है, इलाज क्या करना है, ये है क्योंकि ये जनता का संवेदनशील मुद्दा है, और इससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है,
और अधिकांश एजेंसियां जब होती हैं, जब चुनाव के टाइम पे या रोजगार की बात की जाए या फिर इस भ्रष्टाचार की बात की जाए या किसी भी एजेंसी के थ्रू इसको ओपन करना, ये चुनाव के ही टाइम पे। अभी देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, अब देखिए आज यहाँ गिरफ्तारी हुई, क्या इसको 6 महीने पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे अगर चाहते, तो एजेंसियां उनके हाथ में है, लेकिन नहीं, क्योंकि व्यक्ति भी भूलता है, जनता भी भूलती है, उसको करंट का ही फायदा लेने के लिए ये सब राजनीति समीकरण होते हैं। हमारा ये कहना है कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अगर हम उस प्रधानमंत्री अटल जी के उस समय का कार्यकाल देखें, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो वो लोकसभा में और उनके पार्टी के नेता लोग उस बात को उठाते थे, जुडिशरी में लेके जाते थे और वहाँ पे सजा कराते थे। पीवी नरसिम्हा राव देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया गया। लेकिन हमारा यही कहना है कि हमारा इतिहास इतना अच्छा है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी अच्छी है, हमारे विपक्ष को भी इस तरह से साक्ष्य लेने चाहिए, जुडिशरी पर लेके जाना चाहिए और इस तरह से इस भ्रष्टाचार में उनका भी ये सहयोग है कि वो कानूनी प्रक्रिया से इसके सूचांक को और अपने देश की भ्रष्टाचार को कम करने में वो भी योगदान दे सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता ही दे सकती है। तो इस चीज़ के रूप में हमको साक्ष्य लाने पड़ेंगे, हमको उस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो एक्सरसाइज पहले हुई है। उनके भी नेता, जैसे बंगारू लक्ष्मण बताया कि वो 1 लाख रुपए, उनके एक और यही मध्य प्रदेश के एक सांसद थे, वो उन्होंने कहा कि पैसा वो खुदा से कम नहीं होता, ऐसा कुछ उनका स्लोगन था, तो वो भी बड़ा हुआ था, लेकिन जनता सब भूल गई। तो इस चीज़ के लिए, इसीलिए इन सब चीज़ों को विपक्ष भी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष की बहुत सशक्त भूमिका है और वो विपक्ष इस समय वैसा नहीं दिख रहा है जो उस तरह से होना चाहिए। विपक्ष सिर्फ ये कहता है कि हमारे पास ईडी लगा दी, ये लगा दी। अरे तो हमारे पास और भी तो संवैधानिक एजेंसियाँ हैं, कानूनी है, ये है, हम उसको लड़ना तो पड़ेगा, सुधार तो कोई करेगा ना, क्योंकि हम सिर्फ उसी को दोष देते रहे, सुधार की प्रक्रिया कहाँ से होगी। तो हम भी एक नागरिक हैं, तो इस तरह से ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात, मुझे आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जिस सुधार की बात हो रही है, जिस कोशिश को हम और आप लेके आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये शुरुआत वहां से होगी जिसने कभी भ्रष्टाचार का कहते हैं ना कि कभी उस चीज को एक्सेप्ट ही ना किया हो। मैंने बहुत शुरुआत में इस चीज को कहा था। आरपी श्रीवास्तव जी, इसी सवाल के साथ आप ही के पास आ रही हूँ कि क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो भ्रष्टाचार से अछूता रहा हो, कभी उसने भ्रष्टाचार ना किया हो? नेताओं के ऊपर इतने आरोप होते हैं, राजनीति में इतना देख लिया, यूपीए एनडीए देख लिया, आज भी चीजें लगातार हो रही हैं, वही छापे। जिस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, कैसे होगा? जिस कोशिश की बात अभी भूपेंद्र जी कर रहे थे, वो कोशिश साकार कैसे होगी? वही कोशिश तो बेकार हो रही है। इसीलिए देखिए, हम 2014 के चुनाव की तरफ ले जाना चाहेंगे। 2014 के चुनाव के पहले यूपीए सरकार पर पूरा भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिसके दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुहिम खड़ा किया और इसके बाद जो है सत्ता में आई। आप उस समय देखिए, बड़े बड़े घोटाले हुए, कोयला स्कैम हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, तमाम घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। ये सारे घोटाले एकदम, हमें लगता है कि हमारे साथ में बैठे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं कि इनके नेता ने भी शायद इसी बात को लेकर के आगे बढ़े कि भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा जो मुद्दा बना। और उसके बाद हुआ क्या? पहली बात तो वो जो भी स्कैम थे उसमें कोई आदमी दोषी नहीं पाया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये, अगर ये सारी चीज़ें जो कैग की रिपोर्ट थी उसके आधार पर भ्रष्टाचार तय हुआ था तो सारे लोग दोषी होते, जेल में जाते। इवन ये बात सच है कि मनमोहन सिंह सरकार में कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया, कनिमोझी और ये। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो सरकारें भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के सरकार में आती हैं, फिर भी भ्रष्टाचार में ट्रांसपेरेंसी जो उसमें है, आप देखिए कि वहाँ पर हमारा कोई, वहाँ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, कमी बेसी हो रही, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो रहा है। तो मतलब है कि भ्रष्टाचार अभी भी यथावत है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले यहाँ की चुनावी प्रक्रिया, चुनावी प्रणाली में ही सुधार होना चाहिए। यहाँ देखिए कितना महंगा चुनाव होता है, क्या इतने खर्चे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या इस पर पैसा नहीं लगता है? किसका पैसा रहता है? जनता के टैक्स का पैसा रहता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के लिए आप नेताओं पर अभी बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं, खास करके विपक्ष के नेताओं पर भी बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं। विपक्ष के कई नेता डर के मारे जो इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं पर कभी कोई भ्रष्टाचार की कोई उंगली उठाता है? सवाल ये कि सुलेरे जी बोल रहे थे कि यहाँ विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। निभाने के पहले तो ईडी सीबीआई के जद में आ जाते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है विपक्ष की जो जहाँ पर ईडी सीबीआई का
एक तरह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो रही हो। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, भ्रष्टाचार रोकने का तरीका ये है कि सारे लोग मिलकर, एक अकेले प्रधानमंत्री जी के कहने से भ्रष्टाचार तो नहीं रुकता। जब भ्रष्टाचार पहले से ही शिष्टाचार में कन्वर्टेड है, सारे लोग भ्रष्टाचार की जद में हैं। चाहे आम आदमी हो, वो भी चाहता है कि हमारा पैसा दे के काम हो जाए, तो भ्रष्टाचार वहाँ से भी होता है। तो ये एक इतना बड़ा रोग है जिसको दूर करने के लिए टॉप टू बॉटम, मतलब शुरू से नीचे से लेकर ऊपर तक प्रयास करना होगा। तब ये देश, अभी आपने एक देश का नाम अभी जो था डेनमार्क, जहाँ 0 भ्रष्टाचार है, बताइए। और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, भारत भी उनमें से एक है। तो ऐसा भी तो देश है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ का सिविलियन इतना जागरूक है कि इन सारी चीज़ों के, लेकिन यहाँ का सिविलियन क्या जागरूक होगा, बिना भ्रष्टाचार के उसका काम नहीं होता। तो ये सब बातें हैं और उसके आधार पर ही इस तरह की रैंकिंग होती है। और सबसे बड़ा स्रोत जो है हिंदुस्तान में, आप देखिएगा तो राजनीति खुद एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। चाहे कोई भी दल हो, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई भी दल हो उस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। उसके अलावा आती है ब्यूरोक्रेसी। आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं। मध्य प्रदेश में आइए, कितने ब्यूरोक्रेट्स पर जो है EOW और तमाम केसेज हैं, लेकिन कोई भी एक भी साबित नहीं हो पाता है। सालों साल चलता रहता है, लोग रिटायर हो जाते हैं, लाखों करोड़ का घोटाला हो जाता है, लोग पैसे ले, लेकिन कौन देखता है। आज ही आप देखिए, वर्तमान सरकार जो मोहन यादव की सरकार है, उन्होंने एक कमेटी बनाया। अब कमेटी में जांच करने वाले कौन हैं? वही ब्यूरोक्रेट हैं। किसको कौन क्लीन चिट दे देगा, क्या कर लेगा कोई? जो जद में आ जाता है वो जेल चला जाता है, उसके बाद छूट भी जाता है क्योंकि साबित नहीं हो पाती है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है हिंदुस्तान के लिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आम नागरिक से लेकर ऊपर तक अगर सारे लोग सोचेंगे तब भ्रष्टाचार है। एक प्रधानमंत्री जी के कहने से कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, जब उनके लोग खाने लगे तो क्या कर लेंगे प्रधानमंत्री जी? सवाल इसका है। एक व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, लेकिन सिस्टम तो करप्ट है और करप्ट सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और राखी जी, एक तरह से ये जो आज ये रिपोर्ट आई है, हम कहते हैं कि जो रिपोर्ट देने वाली एजेंसी है वो कितनी सही है, उस पर भी सवाल कई खड़े हो चुके हैं, कई मामले उन पर भी आ चुके हैं। तो ऐसे लोग भी एक तरह से तैयारी कर लेते हैं और वो मानक तय करते हैं। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान में आज भी भ्रष्टाचार आकंठ है। ये बात अलग है, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहते हैं और एक दूसरे पर जिसको जैसा राजनीतिक लाभ मिलता है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। क्या ये आज पता थोड़ी चला कि हेमंत सोरेन ने इस तरह का घोटाला किया? तो कब से पता चल रहा है? तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इतना वेट करने की क्या जरूरत है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिस पर कि पूरे राजनीतिक दलों को और तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार आज की डेट में तो हमको लगता है कोई बहुत बड़ा मुद्दा बचा ही नहीं जनता की निगाह में, जो जीता वही सिकंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं और राखी जी, इस पर बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और डेनमार्क बनने की ज़रूरत है। अगर देश के लोग जो है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहते हैं तो हर स्तर पर हों। बिल्कुल। और मैंने इसीलिए शुरुआत में एक बात बोली थी कि इससे कोई अछूता नहीं है, राजनीति है वो लगातार चल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि सब बेईमान है या सब गलत करते हैं, एक कोई अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ है, लेकिन बाकी लोगों का आप क्या करेंगे, तो ये भी देखना होगा। और ये बात सारे राजनीतिक दल पर लागू होती है क्योंकि समय भी हो गया है। एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया अजय जी आपकी, इसलिए क्योंकि सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की है, देश की बात हो रही है और मोदी जी देश को लेकर बहुत कंसर्न है, ये हम सब जानते हैं और अक्सर चर्चाओं में सुनते देखते आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो कोशिश है डेनमार्क वाली जो हम बात कर रहे हैं वह भ्रष्टाचार ही नहीं है, कितना अच्छा लगता होगा उनको। तो थोड़ा सा उस तरफ, जैसे बाकी कंट्रीज पे उनका बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि बड़े अच्छे समझौते के साथ हैं, थोड़ा सा कुछ वहाँ की पॉलिसीज वहाँ क्यों ऐसा नहीं है, उस चीज़ को देखें, हम लागू कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा हमारे देश के लिए। आपके माध्यम से ही पहुंचा सकती हूं मैं ये बात। राखी जी, निश्चित ही हमको डेनमार्क से सीखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है। ये देश की जनता सबको जानती है कौन क्या करता है। इस देश की जनता लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है, बोलने पे सिर्फ सब चीजें नहीं होती है। इस देश की जनता ये जानती है कि कौन ईमानदारी से, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी तो बारी आएगी। आज हेमंत सोरेन की बारी आई, आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं एकदम ईमानदारी का चोला ओढ़ करके, जिसने नैतिक भ्रष्टाचार किया। इस देश में अगर किसी ने नैतिक भ्रष्टाचार किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को आगे करके इस देश में अगर किसी ने
नैतिक भ्रष्टाचार किया तो वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल की भी बारी हुआ भाई बता देंगे क्या मिला, क्या मिला। 70,000 करोड़ के आरोपी को, भ्रष्टाचारी को आप भाजपा में शामिल करते हो, एकनाथ शिंदे को भाजपा में शामिल करते हो, हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा में शामिल करते हो, बीएस येदियुरप्पा को भाजपा में शामिल करते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल करते हो, संजय पाठक को भाजपा में शामिल करते हो, जो पहले चोर होते थे उन सबको भाजपा में शामिल करते हो, जो पहले भ्रष्टाचारी होते थे उनको भाजपा में शामिल करते हो और कहते हो कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। अरे क्या मिला, क्या मिला अजय पाठक जी बताइए, कहां से चुबा दिया आपने? क्या मिला? और भी लोग थे लेकिन बताइए कि मिला क्या? चवन्नी मिल गई क्या? ठीक है अरे चलिए, कुछ मिला? बिना कुछ मिले तुम लोग चाहे जिसको आवाज कह देते हो भ्रष्टाचारी। अरे भ्रष्टाचारी तो वो लोग हैं जो भाजपा में है। हर जिले में भाजपा के करोड़ों रुपए के कार्यालय खुले। कहां से आया ये पैसा, कहां से आया? अजय पाठक जी खेत का चना बेच के पैसा दिए हो क्या? कहां का पैसा आया? मोदी जी के खेत का चना बिका है, ठीक है, कहां से पैसा आया? जो देखिए किसी का कुछ भी बिका हो, इसको हमें अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, नाम पे घोटाला करने वाली पार्टी, जनता चोरी करने वाली पार्टी, मंदिरों का पैसा खाने वाली समय पार्टी हो गया। ठीक है, कौन ठीक है, भ्रष्टाचारी चलिए है? रमाकांत जी और अजय जी प्लीज देखिए, समय भी हो गया है और बहुत गंभीरता से इस विषय को लें कि सबकी ये कोशिश हो कि कैसे इस चीज के लिए हम काम कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, देखिए इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भ्रष्टाचार पर बात हो रही है और निश्चित तौर पर देखिए जो आंकड़े आए हैं उसे आप झुठला नहीं सकते, और यदि हम किसी पर सवाल उठा भी दें, यदि हमारा अधिकार भी है, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम ये कह दें कि भ्रष्टाचार नहीं है तो बिल्कुल है, और बहुत लंबे समय से ये चीजें हैं, बहुत बड़े दायरे में पैर पसार चुकी हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन अब हमें इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल हैं वो भी इस भारत का हिस्सा हैं, हम और आप भी इस भारत का हिस्सा हैं। थोड़ी सी पॉजिटिव सोच के साथ अपने विचार रखिए। हमेशा सिर्फ ये करना कि आरोप प्रत्यारोप लगा दीजिए और निकल जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।